Hello everyone, myself दिव्या गुप्ता, यूपीएससी जीएसआई रैंक 4 केमिस्ट्री। आज के वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री का टॉपिक दैट इज कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो इसे हम स्टार्ट करेंगे। तो सुनो, सबसे पहली बात तो ये कि पहले ये टॉपिक एनालिटिकल केमिस्ट्री में था, बट अभी लास्ट 2 ईयर से इस टॉपिक को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐड कर दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 एनालिटिकल केमिस्ट्री की यूनिट्स हैं जो ऐड की गई है: रिडॉक्स टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ग्राविमेट्रिक एनालिसिस एंड एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है, तो फिलहाल ये जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली मैं इस चैप्टर पे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन पे मैं कम से कम अराउंड 9 to 10 वीडियोस हैं जो अपलोड करने वाली हूँ। आज हमारी फर्स्ट वीडियो है। लेट्स स्टार्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री विद कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, टाइट्रेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। तो लिखिए कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रिया। कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रिया। तो सुनो, ध्यान से सुनना इसके बारे में। लेट्स से कोई भी एक मेटल है, वो किसी लिगेंड के साथ क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है। अब उसके साथ बहुत सारे लिगेंड है जो आकर जुड़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने बात की, कोई एक एम मेटल है, वो किसी एल लिगेंड के साथ कंपाउंड बना रहा है। तो पहले एक स्टेप में एक लिगेंड कंबाइन होगा, तो आपको कॉम्प्लेक्स क्या मिला, एमएल मिला। ठीक है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लेते हैं क्या है, K1 है। फिर क्या होगा, एमएल आएगा, एमएल के साथ दूसरा लिगेंड आकर जुड़ेगा, हमें क्या मिलेगा, Ml2 मिलेगा। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। देन Ml2 आएगा, Ml2 L के साथ कंबाइन करेगा, हमें क्या मिलेगा, Ml3 मिलेगा। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K3। तो ऐसे रिएक्शन होती रहेगी। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमें क्या मिलेगा, MlN मिलेगा, उसके साथ एक लिगेंड ऐड होगा और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, MlN+1 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन इस तरीके से चलती रहती है। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लेते हैं क्या है, Kn है। तो फाइनली हमें कॉम्प्लेक्स मिल गया दैट इज MlN+1। ठीक है, तो फाइनली ये कॉम्प्लेक्स हमें मिल गया है। ओके, बहुत बढ़िया। अब सुनो, इस इन सभी को अगर आप ऐड करोगे तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे M+N+1 into L gives MlN+1, यही हम लिखेंगे। तो इस रिजल्टिंग रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, सबको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो इस रिजल्टिंग रिएक्शन का जो नेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, K1, K2, K3 एंड इंटू सबको मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में Kn भी आ जाएगा। सभी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, इंडिविजुअली हर एक रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखो। ठीक है, तो अगर हम बात करें K1 की, तो K1 किसके बराबर है, concentration of Ml by concentration of M into concentration of L. This is K1. Okay. K2 किसके बराबर है, concentration of Ml2 by concentration of Ml into में concentration of L. इसी के बराबर होगा ना K2, राइट। अब यहां पे मैं क्या कर रही हूं, Ml की वैल्यू को पुट कर रही हूं। फर्स्ट रिएक्शन से Ml की कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर आएगी, K1 इंटू M इंटू L के बराबर आएगी। तो यहां पे मैं Ml को क्या पुट कर रही हूं, K1 इंटू M इंटू L, और एक L पहले से तो L का स्क्वायर हो जाए। ओके, तो यहां से K1 इंटू K2 किसके बराबर आ गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml2 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ L का स्क्वायर, राइट। हाँ या ना, यही लिखेंगे आप इसे। ओके, सिमिलरली K1 इंटू K2 इंटू K3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml3 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ L का क्यूब। आप ऐसे लिख देंगे। ऐसे आप K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 को भी लिख सकते हैं, Ml4 बाय M इंटू L रेज टू पावर 4। तो ऐसे हम सभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिख देंगे। ठीक है,
बहुत बढ़िया। अब एक टर्म है जो मुझे यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करनी है, दैट इज अल्फा वैल्यू। इस अल्फा वैल्यू का इस चैप्टर में बहुत बार यूज होने वाला है, ठीक है। तो अभी हम एक टर्म है जो एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है। तो ये अल्फा वैल्यू क्या होती है, सुनो मेरी बात ध्यान से, लिखिए अल्फा वैल्यू। अल्फा वैल्यू के बारे में हम देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में कि होता क्या है ये अल्फा वैल्यू। अब अल्फा वैल्यू अगर मैं ऊपर जाती हूँ तो आपने अगर अभी रिएक्शन को देखोगे तो मेटल आपके पास किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है, मेटल हमारे पास एम की फॉर्म में है, मेटल हमारे पास एमएल की फॉर्म में है, ML2 की फॉर्म में है, ML3 की फॉर्म में है, ML4 की फॉर्म में है, MLN की फॉर्म में है, MLN प्लस की फॉर्म में है। इन सभी फॉर्म्स में मेटल्स हमारे पास फिलहाल प्रेजेंट है। तो हम हर एक फॉर्म के लिए अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, एक कांस्टेंट ही एक तरीके से अल्फा, अल्फा इज अ कांस्टेंट। अभी कांस्टेंट हम निकालते कैसे वो हमें सीखना है। तो ये जो मैंने आपको आपके सामने इक्लिब्रिया लिखा है, कॉम्प्लेक्सेशन इक्लिब्रिया, एक मेटल लिया था हमने एम, उसके साथ बहुत सारे लिगेंड आकर जुड़ रहे हैं, तो हमें फाइनली कॉम्प्लेक्स मिला MLN+1। फिर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज को भी लिखा, K1 K2 K3 ये सब लिखा, ठीक है। अब मैं आपको ये बोल रही हूँ अल्फा वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो अल्फा वैल्यू बेसिकली हम निकालते हैं उन सभी मेटल की फॉर्म्स के लिए जिन फॉर्म्स में मेटल प्रेजेंट है। तो मेटल अभी आप देख सकते हो एम की फॉर्म में प्रेजेंट है, एमएल की फॉर्म में प्रेजेंट है, ML2 की फॉर्म में प्रेजेंट है, ML3 MLN MLN+1। तो हम हर एक फॉर्म के लिए अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। अल्फा इज अ कांस्टेंट नंबर, अल्फा इज अ कांस्टेंट नंबर। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। अल्फा इज अ कांस्टेंट वैल्यू, एक कांस्टेंट है ये, ठीक है। तो कैसे इसके लिए अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, सुनो। तो मुझे मान लो एम के लिए अल्फा की वैल्यू निकालनी है, मेटल एम की फॉर्म में भी तो था, तो कैसे निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम बाय सी टी। ये सी टी क्या होता है अभी मैं बताती हूँ। मुझे अल्फा की वैल्यू एमएल के लिए निकालनी है, मेटल एमएल की फॉर्म में भी तो प्रेजेंट था, तो कैसे निकालोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एमएल बाय सी टी। मुझे अल्फा की वैल्यू ML2 के लिए निकालनी है, कैसे निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ML2 बाय सी टी। मुझे अल्फा की वैल्यू MLN के लिए निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MLN बाय सी टी। अभी सी टी क्या है, टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। मेटल किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है उन सभी फॉर्म्स को मिलाकर टोटल कॉन्सेंट्रेशन इज सी टी। तो सी टी की वैल्यू लिखिए नीचे, सी टी की वैल्यू लिखिए, व्हाट इज सी टी। इसका बहुत यूज है आगे, और न्यूमेरिकल्स भी आ रखे हैं प्रीवियस ईयर में, यहाँ से मैं आपको कराऊंगी वो न्यूमेरिकल्स भी, क्वेश्चंस आ रखे हैं बहुत यहाँ से। तो देखिए सीटी क्या होता है, सीटी लिखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम, मेटल्स किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है सभी की कॉन्सेंट्रेशन को आप ऐड कर दो, दैट इज सीटी, टोटल कॉन्सेंट्रेशन। सीटी इज टोटल कॉन्सेंट्रेशन, मेटल कॉन्सेंट्रेशन, टोटल मेटल कॉन्सेंट्रेशन। तो एम है ML MLN ML2, ऐसे आप लिखते जाएंगे MLN। इन सभी फॉर्म्स में मेटल प्रेजेंट है, तो इन सभी की कॉन्सेंट्रेशन को मैंने ऐड कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, सीटी मिल गया। तो फिर से मेरी बात ध्यान से सुन लो, जो हमने ऊपर कॉम्प्लेक्सेशन का इक्विलिब्रियम देखा उसमें लिगेंड एक साथ नहीं जुड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में, अलग अलग स्टेप में एक एक लिगेंड आकर जुड़ेगा, मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फाइनली हमें कॉम्प्लेक्स मिल गया। तो मेटल फिलहाल सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, एम ML ML2 ML3 ML4 ML5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो सभी की कॉन्सेंट्रेशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे सीटी मिल जाएगा। अब हर एक फॉर्म के लिए आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो, अल्फा एक कांस्टेंट नंबर है, इसका यूज अभी मैं आगे बताऊंगी, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो अल्फा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जिस भी फॉर्म की आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है उस फॉर्म की कॉन्सेंट्रेशन बाय टोटल कॉन्सेंट्रेशन। इज इट क्लियर, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। ओके, तो सुनो सीटी हमें पता चल गया, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, हम अल्फा की वैल्यू निकालते हैं अल्फा एम, अल्फा एम निकालते हैं, एक एक करके सारे निकालेंगे, पहले अल्फा एम निकालते हैं। क्या था अल्फा एम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम बाय सीटी, सीटी की वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम प्लस ML प्लस ML2 एंड सो ऑन MLN। हाँ है ना।
अब मुझे एक बार थोड़ा सा ऊपर चलते हैं हम। यहां से अभी हमने निकाला था कि जो ml है वो किसके बराबर आएगा। मैंने K1 से अभी आपको ml निकाल कर बताया था कि ml किसके बराबर आता है। ml आता है K1 इंटू ml के बराबर आता है, राइट। ml2 किसके बराबर आएगा, ml2 किसके बराबर आएगा, K1 K2 इंटू ml स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, हमने इसको एक नया नाम भी दे देते हैं बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ। आप इसे बीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हो। K1 को बीटा 1 बोल दो, K1 K2 को बीटा 2 लिख लो, क्योंकि K1 K2 बार बार नहीं लिखना पड़ेगा ना। K1 K2 K3 को बीटा 3 लिख सकते हैं। ऐसे K1 K2 K4 को बीटा 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं लास्ट फाइनल लिख देती हूँ MLN के लिए। तो MLN बाय M रेज टू पावर L इंटू N, इसको आप क्या लिखेंगे, बीटा N लिखेंगे। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि ML किसके बराबर आएगा, कि बीटा 1 इंटू ML के बराबर आएगा। ML2 किसके बराबर आएगा, ML2 आएगा बीटा 2 इंटू ML स्क्वायर के बराबर आएगा। ML3 किसके बराबर आएगा, ML3 आएगा बीटा 3 इंटू ML क्यूब के बराबर आएगा। हाँ या ना, इधर देखो इधर देखो, ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना। मैं यहाँ से निकाल रही हूँ, मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ, आप ध्यान से देखिए, मैं इसको क्लियरली आपको बता देती हूँ। यहाँ से फिर से लिख देती हूँ। बीटा 1 हमारे पास आया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ML बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M इंटू L। बीटा 2 क्या था, K1 इंटू K2 था। बीटा 2 किसके बराबर आया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ML2 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ L स्क्वायर। बीटा 3 क्या था, K1 K2 K3 था। बीटा 3 किसके बराबर आएगा, ML3 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ L रेज टू पावर 3। ऐसे ही आप बीटा N भी निकाल सकते हैं, किसके बराबर आएगा, MLN बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ L रेज टू पावर N, राइट। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ML किसके बराबर है, बीटा 1 इंटू ML के बराबर है। ML2 किसके बराबर है, बीटा 2 इंटू ML स्क्वायर के बराबर है। ML3 किसके बराबर है, ML3 की कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर है, बीटा 3 इंटू ML क्यूब के बराबर है। हाँ या ना, तो यहां से आप ML ML2 ML3 सभी की कॉन्सेंट्रेशन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो आइए अभी हम देखते हैं, थोड़ा नीचे चलिए, अभी हम अल्फा M की वैल्यू निकालते हैं। आइए अभी हम अल्फा M की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे ऊपर तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M ही रहने दीजिए, जो है एज इट इज वही रहने दीजिए, ठीक है ना। नीचे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M बाय ML प्लस ML2 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो नीचे लिखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M प्लस ML किसके बराबर था, बीटा 1 इंटू ML के बराबर था। तो ML को लिखिए बीटा 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ L। ML2 किसके बराबर था, बीटा 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ L स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इन सब में से मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M को कॉमन ले सकती हूँ ना, और ऊपर भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। सो फाइनली अल्फा M किसके बराबर आया, 1/1 प्लस बीटा 1 L बीटा 2 L स्क्वायर प्लस सो ऑन, लास्ट में लिख लो बीटा N L रेज टू पावर N। ये आई अल्फा M की वैल्यू। इसी तरीके से आप अल्फा ML का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, अल्फा ML2 का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, हर एक मेटल फॉर्म की अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली अल्फा ML किसके बराबर आएगा, लिख लीजिए, सिमिलरली अल्फा ML किसके बराबर आएगा। अल्फा ML को आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बीटा 1L बाय, नीचे एज इट इज वही लिख दो, बीटा 1L प्लस बीटा 2L स्क्वायर प्लस सो ऑन। सिमिलरली अल्फा ML स्क्वायर किसके बराबर आएगा, बीटा 2L स्क्वायर, ML स्क्वायर नहीं ML2 लिखिए, ये स्क्वायर क्यों लिखा, ML2 बीटा 2L स्क्वायर बाय, नीचे वही जो एज इट इज है। तो इस तरीके से हम अल्फा की वैल्यू निकालते हैं हर एक मेटल फॉर्म्स के लिए। तो अल्फा एक कांस्टेंट नंबर है। जब कोई मेटल किसी लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है
तो उस केस में मेटल्स हमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है। तो उन सभी फॉर्म्स के लिए हम अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? उस फॉर्म की कॉन्सेंट्रेशन बाय टोटल कॉन्सेंट्रेशन। टोटल कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं वो हमने देखा। फिर अल्फा का एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे वो हमने देखा। ये बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 क्या है वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, आई होप आपको अल्फा का कॉन्सेप्ट फिलहाल समझ में आया कि अल्फा है क्या। अब इसका यूज कहाँ करते हैं वो देखते हैं। ओके, आइए देखते हैं। तो फिलहाल तो मैंने ऐसे कोई जर्नल लिगेंड लिया था एल। ठीक है, अभी एक एग्जांपल लेकर हम इसको सॉल्व करेंगे, समझेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि जो लिगेंड आपने लिया है वो लिया है ऑक्सलेट, और उसको आप कॉम्प्लेक्स करा रहे हो किसके साथ? Fe+3 के साथ। तो एक एग्जांपल लेकर हम इसको समझेंगे। आपने Fe+3 मेटल आयन लिया है और ये किसके साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है? ऑक्सलेट के साथ बना रहा है, C2O4 2- के साथ। इसको आप OX2- भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 स्टेप में ये बनाएगा कॉम्प्लेक्स। पहले एक ऑक्सलेट जाके जुड़ेगा, तो क्या मिलेगा? FeOX प्लस। दिस इज फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है, फिर क्या होगा? FeOX प्लस में दूसरा ऑक्सलेट आएगा, वो ऐड होगा। तो यहां पे रिएक्शन क्या होगी? FeOX2 माइनस, इस बार माइनस चार्ज आएगा यहाँ पे क्योंकि 2 ऑक्सलेट आ चुके हैं। फिर FeOX2 माइनस में हम एक और ऑक्सलेट क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? FeOX3, और यहाँ पे चार्ज आएगा कितना? 3-। ठीक है, तो ये 3 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। Fe+3 ऑक्सलेट के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं 3 अलग अलग स्टेप में। पहली वाली रिएक्शन का फॉर्मेशन कांस्टेंट मान लीजिए क्या है? K1 है फॉर्मेशन कांस्टेंट। दूसरी वाली का K2 है, तीसरी वाली का क्या है? K3 है। अगर आप K1, K2, K3 का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या आएगा वो भी लिख लीजिए आप। K1 किसके बराबर आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ FeOX प्लस बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe+3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OX2 माइनस। ऐसे आप K2 का एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ FeOX2 माइनस बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe+3 इंटू सॉरी नॉट Fe+3, करेक्ट दिस, concentration of FeOX plus into concentration of OX2 minus। ऐसे आप K3 का एक्सप्रेशन में लिखेंगे FeOX होल थ्राइस 3 माइनस बाय FeOX2 माइनस OX2 माइनस। ओके, अब यहां पे एक दिक्कत आती है। ऑक्सलेट डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट है। आपको K1, K2, K3 निकालने के लिए आपको इन सभी की कॉन्सेंट्रेशन पता होनी चाहिए। सारी कॉन्सेंट्रेशन आप इजीली निकालेंगे। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है क्या निकालने में? ये जो फ्री ऑक्सलेट है ना, जो फ्री ऑक्सलेट है OX2 माइनस, जो फ्री ऑक्सलेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, उसको निकालने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको देखिए, इसको मतलब इस चीज को आप कैसे सॉल्व करेंगे कि हमें इसकी जरूरत ही ना पड़े। इस चीज को हम कैसे ओवरकम करेंगे? क्योंकि हमें प्रॉब्लम आती है फ्री ऑक्सलेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालने में, उसको आप इजिली फाइंड आउट नहीं कर सकते। दूसरी बात, अब ये जो रिएक्शन हो रही है ये किसी सॉल्यूशन में हो रही होगी, उस सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ पीएच होगा। एसिडिक मीडियम भी हो सकता है, बेसिक मीडियम भी हो सकता है। अगर एसिडिक मीडियम हुआ तो ये ऑक्सलेट H+ के साथ क्या करेगा? रिएक्ट कर जाएगा। और अगर बेसिक मीडियम हुआ तब तो ऑक्सलेट ऑक्सलेट ही रहेगा, राइट? क्योंकि OH- के साथ थोड़ी OX2- रिएक्ट करेगा। तो अब एक पॉइंट लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन एसिडिक मीडियम क्या होता है? देखिए ध्यान से सुनना, समझना है इसको अच्छे से। इन एसिडिक मीडियम जो OX2- है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो HOX- में कन्वर्ट हो सकता है, और HOX- फर्दर H+ के साथ रिएक्ट करके H2OX में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो एसिडिक मीडियम में आपको ऑक्सलेट 3 डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है, OX2-,
HOX माइनस H2OX माइनस। ऐसे लिगेंड्स को हम बोलते हैं प्रोटोनेटिंग लिगेंड्स, जो प्रोटोन के साथ इजीली क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। प्रोटोन क्या है, H प्लस है। ऐसे लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनेटिंग लिगेंड्स बोलते हैं। तो अगर आप कॉम्प्लेक्सेशन किसी प्रोटोनेटिंग लिगेंड्स के साथ कराते हो तो आपको चेक करना पड़ेगा मीडियम की पीएच कैसी है। अगर एसिडिक मीडियम होगा तो वहां पे H प्लस होंगे और लिगेंड क्या करेगा, H प्लस के साथ रिएक्ट करके HOX माइनस और H2OX बना देगा। तो फिलहाल ऑक्सलेट आपके पास OX2 माइनस, HOX माइनस और H2OX तीन डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट है। तो व्हाट इज CT? CT इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OX2 माइनस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HOX माइनस प्लस में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2OX। दिस इज CT। ओके, अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अल्फा आप निकालेंगे किसके लिए, अलग अलग तीनों के लिए निकालेंगे। एक होता है अल्फा नोट, अल्फा नोट हम निकालते हैं किसके लिए, अल्फा H2OX के लिए। अल्फा H2OX को हम अल्फा नोट से रिप्रेजेंट करते हैं और ये किसके बराबर होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2OX बाय CT। सिमिलरली हम अल्फा 1 निकालेंगे। अल्फा 1 क्या है, अल्फा ऑफ HOX माइनस, ये किसके बराबर होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HOX माइनस बाय CT। सिमिलरली हम अल्फा 2 भी निकालेंगे, किसके बराबर होगा अल्फा 2, अल्फा ऑफ OX2 माइनस, ये किसके बराबर होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OX2 माइनस बाय CT। अब इस CT क्या है वो अभी हमने ऊपर लिखा। अब इस CT को हम K1 और K2 के फॉर्म्स में लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं। ऊपर चलते हैं पर वापस से, ये रिएक्शन जो हमने लिखी थी, इधर सुनो। वीक एसिड है ना, कंबाइन होगा तो K1 K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेंगे हमें। तो आप दो रिएक्शन लिखेंगे, एक है H2OX, H2OX हमें डिसोशिएट होगा HOX माइनस और H प्लस में। इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, K1 कहते हैं। और K1 किसके बराबर है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HOX माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2OX। तो फिलहाल जो साइड में मैं सारी कैलकुलेशन कर रही हूँ बेसिकली किसके लिए कर रही हूँ, CT को निकालने के लिए। इन टर्म्स ऑफ K1 एंड K2 मुझे CT निकालना है, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन फिलहाल मैं उसी के लिए कर रही हूँ साइड में। तो ध्यान से देखना, फिर हम वापस से उधर जाएंगे जहाँ पे हमने छोड़ा था उसको, ठीक है। ओके, तो K1 आ गया। सिमिलरली अब HOX माइनस क्या होगा, फर्दर डिसोशिएट होगा OX2 माइनस प्लस में H प्लस। इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को K2 कहते हैं। ये किसके बराबर होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OX2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HOX माइनस। अब फर्स्ट इक्वेशन से मैं H2OX की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकती हूँ ना, क्या आएगी, एक काम करो, इस H2OX को तो राइट में ले जाओ, K1 को लेफ्ट में ले, तो कॉन्सेंट्रेशन जो आएगी H2OX की वो ये आ जाएगी। हाँ या ना, अब क्या करो, अब मुझे OX2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। सेकेंड इक्वेशन से हम किसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, OX2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, ठीक है। एक मिनट रुकिए, या तो यहां से देखिए OX2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी, K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HOX माइनस बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये आएगी OX2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। तो दोनों चीजें हमने निकाल ली। हमने H2OX की कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली, ये ऊपर क्या है H2OX की कॉन्सेंट्रेशन है, और हमने OX2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी निकाली। हमने दोनों कॉन्सेंट्रेशन निकाली, ठीक है, H2OX की और OX2 माइनस की इन टर्म्स ऑफ HOX माइनस, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों कॉन्सेंट्रेशन को CT में पुट कर दीजिए। तो CT क्या था, CT क्या था, CT था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2OX प्लस में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OX2 माइनस प्लस में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HOX माइनस। सो H2OX की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई है, HOX माइनस इंटू H प्लस बाय K1। सॉल्व करके बता रही हूँ, उसको में डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ एक्सप्रेशन आया कैसे है। ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना।
समझ में नहीं आएगा वरना पढ़ोगे स्कूल में डायरेक्टली तो। ठीक है, स्कूल में डायरेक्टली लिखा हुआ है एक्सप्रेशन सीटी का K1 K2 के टर्म्स में, आप देख सकते हैं। बट वो सॉल्व करके मैं आपको बता रही हूँ कि आया कैसे, उसको ध्यान से देख लीजिए आप, वरना समझ में नहीं आएगा, ऊपर से जाएगा सब। यहाँ पे OX2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन लिखिए K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HOX माइनस बाय H प्लस, और साथ में HOX माइनस को एज इट इज रहने दीजिए। ओके, सीटी आ गया। अब इस सीटी को उधर पुट कर देते हैं अल्फा की वैल्यू। तो मैं आपको अल्फा नोट निकाल के बता देती हूँ, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। अल्फा नोट क्या था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2OX बाय CT था। CT को पुट करो जरा, HOX माइनस, सही किया ना? हाँ ठीक है, HOX माइनस इंटू में H प्लस, एक सेकेंड, या बाय K1 प्लस में K2 HOX माइनस बाय H प्लस प्लस में HOX माइनस। आई थिंक हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, H2OX निकाला, लेट मी कंफर्म, K1 K2, ठीक है ठीक है, और OX2 माइनस निकाला है, OX2 माइनस आया HOX माइनस H प्लस, और ठीक है फाइन, नहीं ठीक है, हमने कुछ गड़बड़ नहीं की है, ऑल करेक्ट। हाँ, हम ऊपर यहाँ पे भी तो मैं H2OX को न्यूमरेटर में भी तो मैं बच्चा H2OX को क्या लिख सकती हूँ, जो आपने ऊपर वैल्यू निकाली आप उसको लिख दीजिए। H2OX क्या आया था? HOX माइनस H प्लस बाय K1। तो आप यहाँ पे HOX माइनस HOX माइनस HOX माइनस HOX माइनस को कैंसिल आउट कर सकते हैं, कुछ और कैंसिल आउट नहीं हो रहा, बस इतना ही हो रहा है। तो अल्फा नोट क्या आ गया? अल्फा नोट क्या आ गया देखिए यहाँ पे, अल्फा नोट आ गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बाय K1। इस K1 को नीचे ले लो यार डिनोमिनेटर में ना, इसको यहाँ से हटाओ, इसको नीचे ले लो, नीचे इसको लिख लो K1। अंदर क्या क्या बचा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बाय K1 प्लस K2 बाय H प्लस प्लस में 1, ये बचा है अंदर, राइट? आप देख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इस K1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अल्फा नोट किसके बराबर आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस प्लस K1 K2 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस प्लस में K1। तो ये फाइनली अल्फा नोट की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे आप क्या करें, ये नीचे डिनोमिनेटर में H प्लस है, H प्लस से मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो अल्फा नोट फाइनली आ जाएगा, ये H प्लस ऊपर चला जाएगा, H प्लस का स्क्वायर इधर आ जाएगा, H प्लस का स्क्वायर प्लस K1 H प्लस प्लस में K1 K2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा नॉट। तो सिमिलरली अल्फा 1 क्या आ जाएगा? सिमिलरली अल्फा 1 की वैल्यू क्या आएगी? अल्फा 1 आएगा K1 इंटू H प्लस बाय H प्लस का स्क्वायर प्लस K1 H प्लस K1 K2। तो ये एक्सप्रेशन स्कूल में डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है कैसे आता है। सिमिलरली आप अल्फा 2 भी निकाल सकते हैं, अल्फा 2 भी आ जाएगा K1 K2 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर प्लस में K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस में K1 K2। अब देखो K1 की वैल्यू हमें पता है, K2 में पता है, और pH भी हमें पता है, मतलब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पता है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? अल्फा निकाल सकते हैं। ये किसका अल्फा था? ये अल्फा था किसका? OX2 माइनस का। तो यहां से मैं अल्फा 2 निकाल सकती हूँ, राइट? अब ये अल्फा 2 हमारी कैसे हेल्प करेगा? तो हमने अभी ऊपर स्टार्टिंग में पढ़ा था क्या? कॉम्प्लेक्सेशन Fe+3 का ऑक्सलेट के साथ, याद करें, हम ऊपर पढ़कर आए हैं अभी कॉम्प्लेक्सेशन। यस, अब यहाँ पे मुझे K1 K2 K3 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? K1 K2 K3 की वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए क्या? OX2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, राइट? वो हमें पता होनी चाहिए। अगर वो आपको पता होगी OX2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, तभी तो आप K1 K2 K3 निकाल सकते हैं ना। मैंने आपको बोला था मेन प्रॉब्लम क्या है? फ्री ऑक्सलेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन को निकालना, ठीक है? तो अभी हमने नीचे क्या देखा? अभी हमने नीचे अल्फा 2 का एक्सप्रेशन देखा।
इस अल्फा 2 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। हमें K1 पता है, ऑक्सलेट का K2 पता है, ऑक्सैलिक एसिड का, और pH भी पता है, तो यहाँ से हमारे पास अल्फा 2 आ जाएगा। ठीक है, अल्फा 2 हमें पता है। अल्फा 2 वैसे था क्या? अल्फा 2 वैसे इनिशियली हमने क्या लिखा था, क्या था अल्फा 2? अल्फा 2 था बच्चा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OX2 माइनस बाई Ct। अल्फा 2 हम निकाल चुके हैं नीचे, क्योंकि अल्फा 2 का एक्सप्रेशन अभी मैंने K1 K2 और H प्लस की फॉर्म में लिखा, तो वहां से आप अल्फा 2 की वैल्यू निकाल लोगे। अगर अल्फा 2 आपको पता है तो आप OX2 माइनस की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, अल्फा 2 इंटू Ct हम इजीली निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू आपको गिवन होगी। तो ऑक्सलेट, फ्री ऑक्सलेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे निकालेंगे? अल्फा 2 Ct से निकालेंगे। तो इन तीनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आप OX2 माइनस को क्या लिख दो? अल्फा 2 Ct लिख दो। मैं इसको इरेज कर रही हूँ। मैं इन तीनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में OX2 माइनस को क्या लिख रही हूँ? अल्फा 2 Ct लिख रही हूँ। लिख दीजिए अल्फा 2 Ct, FeOX प्लस बाई Fe+3 इंटू अल्फा 2 Ct। अल्फा 2 एक कांस्टेंट ही तो है, K1 भी एक कांस्टेंट है, तो अल्फा 2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊं? ले जाओ। तो दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया कांस्टेंट मिल जाता है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं K1 डैश से, और इस K1 डैश को हम कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेशन कांस्टेंट। मेंशन है स्कूल में, आप चेक कर लेना, और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आ रखे हैं। इससे हम क्या कहते हैं? कंडीशनल फॉर्मेशन कांस्टेंट। Ct हमें पता है, अल्फा 2 हमें पता है, हम यहाँ सोल्व कर लेंगे। इज इट क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे भी आप क्या करेंगे? OX2 माइनस को अल्फा 2 Ct पुट कर देंगे। अल्फा 2 को उधर ले जाना, K2 इंटू अल्फा 2, दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, नया कांस्टेंट मिलेगा, उस नए कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? कंडीशनल फॉर्मेशन कांस्टेंट कहते हैं। अल्फा 2 कैसे निकालेंगे? नीचे भी मैंने आपको एक्सप्रेशन निकाल के बताया, अभी जस्ट हमने नीचे एक्सप्रेशन निकाला, यहाँ से हम अल्फा 2 निकाल लेंगे, और अल्फा 2 आपको निकालने की जरूरत भी नहीं होगी, क्वेश्चन में आपको अल्फा 2 की वैल्यू गिवन होगी, और एक पर्टिकुलर पीएच पे अल्फा 2 की वैल्यू कांस्टेंट होती है। अगर आपने पीएच चेंज करी तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी, तो अल्फा 2 भी चेंज हो जाएगा। तो प्लीज रिमेंबर, एक पर्टिकुलर पीएच पे अल्फा 2 की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो इसको भी आप लिख लीजिए यहाँ पे, इसी के साथ में आप इसको लिख सकते हैं, एट अ पर्टिकुलर पीएच वैल्यू ऑफ अल्फा 2 इज कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में गिवन होती है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, बट हो सकता है कि कभी आजकल पेपर्स थोड़े अच्छे लेवल के बन रहे हैं, ठीक है ना, हो सकता है कि आपको निकालनी पड़ जाए, तो इसलिए मैंने आपको कैलकुलेशन करा दी अल्फा 2 की। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा नोट हम कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर है कि अल्फा होता क्या है, व्हाट इज Ct एंड व्हाट इज द यूज ऑफ अल्फा। यूज भी मैंने आपको बता दिया, अल्फा का यूज क्या है, कि फ्री ऑक्सलेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो वहां पे हम फ्री ऑक्सलेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन को अल्फा के टर्म्स में लिखते हैं, अल्फा में पता होगा, Ct भी हमें पता होगा, तो वहां से हम फॉर्मेशन कांस्टेंट निकाल लेंगे, और उस नए फॉर्मेशन कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? कंडीशनल फॉर्मेशन कांस्टेंट कहते हैं। ओके, तो मैंने आपको अल्फा के बारे में बताया, कंडीशनल फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होता है वो हमने देखा, Ct क्या होता है वो हमने देखा, तो ये सारी चीजें हैं जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस की हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। अभी आप स्कूल से इन चीजों को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो प्लीज रिमेंबर, कंडीशनल फॉर्मेशन कांस्टेंट हमारी कैलकुलेशन को बहुत ही सिंप्लीफाई कर देती है, बिकॉज हमें अल्फा 2 पता है, और Ct को भी हम बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हम फ्री ऑक्सलेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन को आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, इसलिए यहाँ पे एक नई चीज डिफाइन की गई, दैट इज अल्फा वैल्यू, एंड उसकी हेल्प से हम कंडीशनल फॉर्मेशन कांस्टेंट को बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारी चीजें। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो बाकी की जो बातें हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।